नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी संसद जो पूरे देश के लिए इतने अहम कानून बनाती है, वो खुद किन नियमों के तहत काम करती है? तो चलिए, आज हम संविधान के उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, कि लोकसभा में कौन बैठता है और वो मिलते कब हैं? लेकिन इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा है। तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं सीधे हमारे संविधान के पन्नों में। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम संसद का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम गहराई से समझेंगे कि लोकसभा बनती कैसे है, इसमें बैठने वाले सांसदों के लिए क्या योग्यता चाहिए और ये काम कैसे करती है। और हाँ, आखिर में हम उन खास पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे नियम आते कहाँ से हैं? इसका जवाब है संविधान के अनुच्छेद 81 से 85 में। जी हाँ, यही वो 5 आर्टिकल्स हैं जो लोकसभा की पूरी बनावट और उसके काम करने का पूरा खाका तैयार करते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ लीगल रूल्स नहीं हैं, ये असल में एक गारंटी है कि लोगों की आवाज को सरकार में एक सही और जवाबदेह जगह मिले। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये हमारी डेमोक्रेसी की मशीन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी हमारी लोकसभा की। आखिर ये बनती कैसे है, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है आर्टिकल 81 और 82 में। तो सबसे पहले एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 530। आर्टिकल 81 साफ साफ कहता है कि स्टेट्स यानी राज्यों से मैक्सिमम 530 मेंबर्स चुने जा सकते हैं, और ये चुनाव होगा डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हम और आप यानी आम जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आता है दूसरा नंबर 20। ये 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो कुल मिलाके ये 530 और 20 ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि देश के हर एक हिस्से की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे। पर सवाल ये है कि ये सीटें आखिर बांटी कैसे जाती हैं? क्या किसी राज्य को ज्यादा मिलती हैं, किसी को कम? बिल्कुल, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल काम करता है। आर्टिकल 81(2) कहता है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के आधार पर सीटें मिलेंगी। कोशिश यही रहती है कि हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो। अब देखिए, समय के साथ साथ किसी जगह की आबादी बढ़ती है, किसी की कम होती है ना? तो क्या सीटों का नंबर भी बदलना चाहिए? जी हाँ, इसी प्रोसेस को कहते हैं रीएडजस्टमेंट या परिसीमन, जिसे इंग्लिश में डीलिमिटेशन भी कहते हैं। आर्टिकल 82 यही कहता है कि हर सेंसस यानी जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होना चाहिए और कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को दोबारा तय करना चाहिए, ताकि सिस्टम हमेशा फेयर बना रहे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको पता है कि लोकसभा में राज्यों की सीटें आज भी 1971 के सेंसस के हिसाब से तय है? जी हाँ, 1971। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 2001 के सेंसस के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन का नुकसान ना हो, और ये व्यवस्था 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी तब तक के लिए फ्रीज कर दी गई है। तो ये तो हो गई सदन के स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सदन में बैठते हैं, हमारे संसद यानी एमपीज। उनका टर्म कितना होता है, कौन एमपी बन सकता है? चलिए इसे समझते हैं। आर्टिकल 83 लोकसभा और राज्यसभा के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। देखिए, लोकसभा का टर्म होता है 5 साल का, और इसे 5 साल से पहले भंग यानी डिसॉल्व भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती। ये एक कंटिन्यूअस सदन है जो देश में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अच्छा, तो एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आर्टिकल 84 में ये साफ लिखा है। पहली शर्त, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। और तीसरी, उम्र, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल। इनके अलावा भी संसद कानून बनाकर और क्वालिफिकेशंस तय कर सकती है। चलिए, हमने सदन की बनावट समझ ली, सदस्यों की क्वालिफिकेशन भी जान ली, पर सबसे जरूरी बात, ये लोग मिलते कब हैं, काम कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 85 की, जो संसद के सेशंस, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात करता है।
आर्टिकल 85 के मुताबिक संसद के सत्र को मैनेज करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। मतलब संसद को बैठक के लिए बुलाना, जिसे समन करना कहते हैं, सत्र को खत्म करना और लोकसभा को भंग यानी डिसॉल्व करना, ये सब प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट ये सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हेड प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी सलाह पर ही करते हैं। तो इस पूरे साइकिल को 3 इंपॉर्टेंट शब्दों से समझते हैं। पहला है समन यानी सत्र को बुलाना, दूसरा है प्रोरोग यानी सत्र को खत्म करना, और तीसरा है डिसॉल्व यानी लोकसभा को भंग ही कर देना। अब देखिए, प्रोरोग और डिसॉल्व में एक बड़ा फर्क है। प्रोरोग का मतलब है कि बस वो सेशन खत्म हुआ है, लोकसभा अभी भी जिंदा है। लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया, अब नए चुनाव होंगे। और इसी आर्टिकल में एक बहुत ही क्रूशल रूल है। वो ये कि संसद के एक सेशन की आखिरी बैठक और अगले सेशन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये रूल एक तरह से सरकार की जवाबदेही तय करता है। मतलब सरकार को साल में कम से कम 2 बार तो संसद को फेस करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये की पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 81 लोकसभा की कॉम्पोजिशन यानी मैक्सिमम 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट जो सेंसस के आधार पर होता है पर फिलहाल फ्रोजन है। आर्टिकल 83 सदनों का ड्यूरेशन, लोकसभा 5 साल और राज्यसभा परमानेंट। आर्टिकल 84 मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, उम्र याद रखिएगा, लोकसभा 25, राज्यसभा 30। और आर्टिकल 85 सेशंस जिसमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इन सभी आर्टिकल्स को जानने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कानून की किताबें भरने वाले नियम नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं। असल में ये एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा खाका जो ये पक्का करता है कि लोगों की आवाज के लिए एक मजबूत, फंक्शनल और अकाउंटेबल घर हो। यही नियम है जो सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और देश की हर बहस को एक दिशा देते हैं।